कोलकी कोलकी बैला रहेंगे बैलक सिंह में माटी रे, ठाकुर घर जोहारे लाए, टूटा हड़ियम बासी रे। राजनीतिक रूप से कहीं संभावना भाजपा के लिए बचती है तो वो छत्तीसगढ़ भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है। मतलब 72 सीट 90 में 72 कांग्रेस के पास है। ईडी वीडी वाले कार्रवाई कर रहे हैं, ईडी वाले लगातार। तो ईडी और अमित शाह और दुर्ग कनेक्शन, और वो भी वीआईपी जिला दुर्ग, भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पीएचई मंत्री रविंद्र चौबे, बहुत सारे लोग हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब साउथ इंडियन वोटरों को साधने के लिए दोनों दलों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। नीरज पाल खुद भी एक बड़ा नाम है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि चुनाव उनके बोलने से कुछ नहीं होता है। दाऊ जी बोलना पड़ेगा। जिस तरीके से काम कर रहे हैं। उपेंद्र यादव और प्रेम प्रकाश पांडे के साउथ दौरे को लेके जहाँ गए थे, वो गांव कौन सा है और वहाँ पे ऐसा क्या पूजा थी जिसको लेकर गए थे, और इन्हें जाना पड़ गया। कितने वोटर होंगे साउथ वाले भिलाई में? दया सिंह ने पिछले दिनों एक प्रदर्शन किया था, मतलब इसकी चर्चा भी खूब रही कि दया सिंह ने निगम का घेराव किया। इतना घेराव हो गया कि एक समीकरण भी नजर आया है वहाँ पे। संगठन तो साथ था, लेकिन एक जोड़ी थी वहाँ पे। एक्चुअल में कुल मिला के तो छत्तीसगढ़ की राजनीति अब पूरी तरह इलेक्शन मोड पे आ चुकी है। गली गली में नेता नजर आएंगे, लगातार दौरे हो रहे हैं और दोनों के बीच बहुत ही गहरा संबंध था। दोनों छोटे बड़े भाई की तरह रहते थे, लेकिन दोनों के संबंध तो पहले जैसे नहीं है। संबंधों में दरार आ चुकी है। बाबा के मन में कहीं न कहीं इस बात का मलाल है कि उनको अवसर नहीं मिला। रायपुर दक्षिण वैशाली नगर विद्यारतन भसीन जी जीते और दूसरा डॉक्टर मुसीब राजमहल। जोगी कांग्रेस ने अगर जोगी कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती तो भाजपा केवल 3 सीट पे सिमट जाती। तो जोगी कांग्रेस की मेहरबानी थी, इसलिए 14 दिखते हैं। 14 दिखते हैं। देखिए, बाबा ने बार बार ये जरूर क्लियर किया है कि वो कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस से कहीं नहीं जा रहे। पर बाबा की खामोशी बहुत कुछ कहती है। कोलकी कोलकी बैला रहेंगे बैलक सिंह में माटी रे, ठाकुर घर जोहारे लाए, टूटा हड़ियम बासी रे। ये छत्तीसगढ़ में कहावत है, और जैसे कि गली गली में जब कुछ लोग नजर आते हैं तो इस कहावत को शुरुआत किया जाता है, कहावत कही जाती है। छत्तीसगढ़ की राजनीति भी इसी मुहावरे के इर्द गिर्द है। आलोक एकदम सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गलियों में तो राजनेता दिख ही रहे हैं। लोग आंध्र प्रदेश और दूसरे प्रांतों में भी, छत्तीसगढ़ ही नहीं दूसरे राज्यों में भी पहुंच गए हैं हमारे नेता। आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा यशवंत जी, अभी हमारे यहाँ भिलाई में यूपी बिहार के मतदाताओं के बाद अगर कोई बड़ी संख्या है तो वो है दक्षिण भारतीयों की, जिसमें तेलुगु समाज का वोट बड़ी संख्या में है जी। अभी पलासा के पास जो शहर है, मंकी अम्मा की पूजा अर्चना वहाँ हुई है। तो हमारे यहाँ के विधायक भाई देवेंद्र यादव और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी उस कार्यक्रम में शामिल होने गए। देवेंद्र ट्रेन से गए थे और पांडे जी बाई रोड लगभग 700-800 किलोमीटर की यात्रा करके वहाँ पहुँचे और वहाँ दोनों नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब साउथ इंडियन वोटरों को साधने के लिए दोनों दलों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और उनके गांव तक पहुंच गए। अब तक भिलाइयों के घर तक नाम बोल रहा हूँ, पलासा के पास है अक्कुपल्ली, यस है ना, वहाँ आसपास के गांव के बड़ी आबादी जो है अपने खुर्शीबार विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा उस गांव से ताल्लुक रखता है और 2-3 दिन वहाँ रहे, है ना। देवेंद्र तो फिल्मी स्टाइल से बढ़िया समुद्र के किनारे लोगों के साथ फोटो सेशन वो है ना। कटहल के पांडे जी गली गली वहाँ पर लोगों से मिले, सभा भी की उन्होंने। वहाँ सभा नहीं, एक्चुअल कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में दोनों शामिल हुए थे। अच्छा, पांडे जी भी गए थे और देवेंद्र भी एक्चुअल में गए थे वहाँ। और पांडे जी को शायद उन्होंने याद दिलाया कि भाई आप चक्रवात के समय आपने मदद की थी, कुछ चक्रवात आया था बीच में, तब यहाँ से मदद भेजी गई थी। उस अभी हाल की बात है जी। तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन कुल मिला के तो छत्तीसगढ़ की राजनीति अब पूरी तरह इलेक्शन मोड पे आ चुकी है। गली गली में नेता नजर आएंगे, लगातार दौरे हो रहे हैं। शहरी नहीं, गांव में जो है अब वातावरण दिखने लगा है। दीवालों में स्थिति है कि कांग्रेस का निशान और कमल छाप का निशान आपको वोट की अपील करते हुए नजर आने लगा है। ये तो आज आलोक जी और मैं बैठे हैं, कई सारे मुद्दे हैं। बीते दिनों कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए और आने वाले दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम होने वाले हैं। जैसे कि 22 जून को
अमित शाह जी आने वाले केंद्रीय गृह मंत्री हैं। और उसके अलावा जो बीते दिनों बीजेपी और कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन हो या फिर विधानसभा स्तरीय सम्मेलन हो, तो इन सब घटनाक्रम को लेकर, इन सब बातों को लेकर और जय और वीरू की जोड़ी की चर्चा भी रही, तो वो सब चर्चा करेंगे, राजनीतिक मायने निकालेंगे और इसके परिणाम दूरदर्शी कैसे होंगे, सकारात्मक नकारात्मक दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। भैया तो शुरुआत करते हैं अमित शाह जी से। अमित शाह इसके 22 तारीख को आ रहे पहले लोकसभा के संपर्क अभियान के तहत कोरबा भी आए और ये मतलब 6 महीने के भीतर ये दूसरा उनका प्रवास है। और विधानसभा चुनाव हारने के बाद छत्तीसगढ़ के भिलाई में उनका दूसरा प्रोग्राम है, पहला कार्यक्रम है 18 में कोरबा में, हाँ 14 में। गृह मंत्री अमित शाह का प्रवास कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है जी। कर्नाटक के बाद अगर राजनीतिक रूप से कहीं संभावना भाजपा के लिए बचती है तो वो छत्तीसगढ़ भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है जी। मतलब 72 सीट 90 में 72 कांग्रेस के पास है और अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य माना जाता है। और दुर्ग जिले में 22 जून को आना और भी बहुत सारे राजनीतिक संदेश को जन्म दे रहा है। 22 जून को दुर्ग की नेत्री और हम सब की बड़ी बहन सरोज पांडे जी का जन्मदिन है और उस दिन उस कार्यक्रम का होना और उस कार्यक्रम का सरोज पांडे का प्रभारी होना जी सरोज पांडे के राजनीतिक कद को भी साबित कर रहा है कि अभी भी कुछ लोग ऐसा मानते थे कि अब सरोज पांडे जी का समय लगभग खत्म हो रहा है, तो समय खत्म नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे जन्मदिन के दिन ये कार्यक्रम हो रहा है, अमित शाह जी खुद मौजूद रहेंगे, पर उस दिन आ रहे हैं तो निश्चित रूप से सरोज पांडे जी को हाइट मिलेगी। और अमित शाह जी का आना, लास्ट टाइम आया था तो सरोज जी के घर भी गए थे शाह साहब, लास्ट टाइम जल परिसर गए थे, गरबा वरबा भी हुआ था, तो उन्होंने कमेंट भी किया था कि गुजरात का गरबा छत्तीसगढ़ में इतने अच्छे से जी भी होता है, तो लंच किया था उन्होंने। बहुत सारी चीजें हैं। अमित शाह अपने आप में बड़े राजनीतिक कद के हैं जी। और उनके आने से बीजेपी को नई ऊर्जा मिलेगी, नई रणनीति पे बीजेपी काम करेगी। 15 साल की सत्ता बीजेपी की यहाँ गई 2018 में। ईडी वाले कार्रवाई कर रहे हैं, ईडी वाले लगातार, तो ईडी और अमित शाह और दुर्ग कनेक्शन, और वो भी वीआईपी जिला दुर्ग, भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पीएचई मंत्री रविंद्र चौबे, बहुत सारे लोग हैं। निश्चित तौर पे ईडी छत्तीसगढ़ में लगातार प्रेशर बना के रखी है जी। शराब घोटाला और इसके पहले कोयले का घोटाला जी, ये सब की जांच ईडी कर रही है। और चूंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं, इसलिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फीडबैक लेके वो छत्तीसगढ़ आएंगे और जाने के पहले कुछ फीडबैक देकर जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, कुछ ना कुछ लाइन दे के चले जाएंगे। हाँ, उनके जाने और आने के पहले कुछ बड़ा होने की भी संभावना है। आने के पहले तो अरविंद सिंह को कल राम से उठा के ले गए, शराब घोटाले में बड़ा उसका नाम है। अरविंद सिंह से जुड़े हुए बहुत सारे लोग भिलाई में हैं जो पिछले 1.5-2 महीने से फरार चल रहे हैं। अमित शाह के भाषण का कंटेंट रहेगा ये सब? कुछ बड़ा होता है तो उनका भाषण पूरा होगा। इस कंटेंट से छत्तीसगढ़ में अमित शाह या बीजेपी जब चुनाव लड़ने जाएगी तो करप्शन एक बड़ा इशू बनने वाला है। बीजेपी पेश करेगी, बहुत इसको प्रस्तुत करेगी जी, इसलिए भी अमित शाह का आना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है अभी, बीजेपी भव्य बनाने की तैयारी में जुटी हुई, लगभग 50 से 60 हजार गैदरिंग करने की वहाँ बड़ी तैयारी हो रही है। जिला भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जितेंद्र वर्मा, ललित चंद्राकर, अब हमारे यहाँ के भिलाई के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजेश बिचपुरिया और खुद प्रेम प्रकाश पांडे जी लोकसभा के प्रभारी हैं लोक जनसंपर्क अभियान के, तो कोर कमेटी की बैठक, मतलब मुझे याद नहीं है इसके पहले प्रेम प्रकाश जी, विजय बघेल जी, सरोज पांडे जी, ये सब एक साथ कब बैठे थे जी। लेकिन अमित शाह का आगमन था, अभी हफ्ते भर पहले एक साथ बैठे थे। जिला भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें सारे बड़े नेता बैठकर चर्चा अमित शाह के कार्यक्रम को भव्य बनाने और सफल बनाने की व्यापक रणनीति भी बनाई है और इससे बीजेपी को नई ऊर्जा मिलेगी जी। वापस आते हैं देवेंद्र यादव और प्रेम प्रकाश पांडे के साउथ दौरे को लेके, जहाँ गए थे वो गाँव कौन सा है और वहाँ पे ऐसा क्या पूजा थी जिसको लेकर गए थे और इन्हें जाना पड़ गया। कितने वोटर होंगे साउथ वाले भिलाई में? लोग सवाल कर रहे हैं कि मेरा जो अंदाज है लगभग 35 से 40 हजार मतदाताओं की संख्या भिलाई में साउथ इंडियन वोट है, जिसमें तेलुगु समाज की बड़ी संख्या है। हमारे यहाँ कई जनप्रतिनिधि भी समाज से जुड़े, 4 बार से लक्ष्मीवती राजू है, श्याम सुंदर राव है ना, जी राजू इसके पहले रहे जी।
और क्या नाम डी काम राजू हो गए, डी कामराजू उसके प्रतिनिधि हैं, देवेंद्र राजू। कोला राजू, ऐसे बहुत कोला सारे राजू, बीजेपी बहुत कांग्रेस सारे दोनों में हैं। दोनों पार्टियों में बराबर की संख्या है। जी लेकिन तेलुगु समाज का झुकाव इसके पहले तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। पांडे जी के साथ भिलाई में। हाँ, पांडे जी के साथ रहा। जी और इस बार क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। जी। लेकिन उनको साधने की दोनों दलों ने व्यापक तैयारी कर ली। की। जी। और इसी का जो हिस्सा था पलासा के जो कार्यक्रम, अक्कूपल्ली के जो कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने भाग लिया और वहाँ भी बड़ा आत्मीयता से लोगों ने भिलाई में रहने वाले सारे सम्मान तेलुगु जो लोग हैं, जो तेलुगु समाज के लोग हैं, वो सब अभी अपने गांव में थे। वहाँ पे हाँ, कार्यक्रम वो गाँव में भव्य थे। और एक नहीं, उस गांव से यहाँ का बड़ा गहरा संबंध है। जी यहाँ भिलाई एक्चुअल में जो मिनी इंडिया बोलते हैं, तो यहाँ काम की दृष्टि से उस गांव के लोग यहाँ आए हुए हैं। जैसे हम लोग राजनांदगांव से भिलाई बैठे, भिलाई में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से ये लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट आए। हाँ, दूसरे काम करने आए हैं। तो लेकिन उनका जुड़ाव वहाँ है, जैसे हम लोग को जुड़ाव राजनांदगांव है। ठीक है ना। तो इस कार्यक्रम में शामिल होने देवेंद्र और प्रेम प्रकाश जी गए थे। जी। तो वहाँ दोनों नेताओं का भव्य स्वागत हुआ है। भयंकर दौरा हो रहा होगा, फोटो सेशन तो सब चला ही है। देखो, देवेंद्र की उम्र है ना, 32-33 नए दौर का लड़का है, तो वो उसका अपना तरीका है ना। पांडे जी धीर गंभीर हैं, तो वो गंभीरता उस कार्यक्रम में उनके साथ रही जी, है ना। तो देवेंद्र, अब पांडे जी को वो कोई बोलेगा कि आप डांस करो, तो डांस करना पांडे जी के लिए व्यावहारिक रूप से संभव भी नहीं है। तो दोनों अपने स्टाइल से तरीके से लोगों के बीच में रहे, मेल मुलाकात की, साधने का काम किया है जी। और कुल मिला के सम्मानजनक कार्यक्रम रहा, अच्छा कार्यक्रम रहा। एक अच्छा सौहार्दपूर्ण मैसेज भी है कि भाई हमारे जो नेता लेकिन दूसरे समाज के लोग बोल रहे हैं कि अब बैसाखी होगा तो आप पंजाब जाना पड़ेगा। तो एक नया पैटर्न भी शुरू हुआ है जी, है ना। उड़ीसा समाज उड़ीसा जाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होगा। चुनाव है जी, और छत्तीसगढ़ राजनीति और जंग में सब कुछ जायज है। छत्तीसगढ़िया लोग भी लाई बहुत रहते, तो उनके गांव भी जाना पड़ेगा। हाँ, गांव जाना पड़ेगा, है ना। सोटा खाए लगी देवे तो खाते ही है इधर उधर घूम के। जी जी सब होना है। कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, सरगुजा में समापन हुआ, दुर्ग में ठीक ठाक रहा, तारीफें हुई, बातें हुई। सरगुजा में एंड रहा, जिसकी चर्चा खूब हुई कि जय और वीरू की जोड़ी एक बार फिर से हंसते खुलते दिख रहे हैं। एक चीज समझने का है कि 2018 का जब चुनाव हुआ, चुनाव के पहले भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, टीएस सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष थे, और दोनों के बीच बहुत ही गहरा संबंध था। दोनों छोटे बड़े भाई की तरह रहते थे। मतलब जय और वीरू की जोड़ी साथ साथ चलती थी। बस्तर के झरने के पास की जो फोटो आज भी चलती है, ट्रेंड में है वो। लेकिन सीएम के सिलेक्शन के बाद, मतलब भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2.5 साल का फार्मूला ये सब आया जी, और अब उस फार्मूले का कोई औचित्य नहीं रहा, कोई बात नहीं है जी। लेकिन दोनों के संबंध पहले जैसे नहीं है, ये तय है। वो दिखाने के लिए वो अलग है कि बोल देते हो, हाँ, वो अलग मसला है। हम जय वीरू हैं, हंसते रहे ऐसे। लेकिन दोनों के संबंध पहले जैसे नहीं है, संबंधों में दरार आ चुकी है। बाबा के मन में कहीं ना कहीं इस बात का मलाल है कि उनको अवसर नहीं मिला। तो वो अक्सर बोलते भी हैं बिलासपुर में वो चाहता। देखिए, बाबा ने बार बार ये जरूर क्लियर किया है कि वो कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस से कहीं नहीं जा रहे हैं जी। पर बाबा की खामोशी बहुत कुछ कहती है। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो तूफान आने से पहले का जो शांत, राजनीति में कोई चीज असंभव नहीं है, सब संभव है। अब आने वाला समय है कि क्या तय होगा जी। पर जो कांग्रेस का सम्मेलन जो चल रहा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तैयारियों के मामले में कांग्रेस से आगे है जी। तो पन्ना प्रभारी तक बना डाले, सब कुछ बना चुके हैं जी। कांग्रेस का जो संभागीय सम्मेलन हुआ, राजेश तिवारी जी दुर्ग में भाषण दे रहे थे, मैं उस सम्मेलन में उपस्थित था जी। राजेश तिवारी जी ने जब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से पूछा कि आपको मतदाता सूची मिल गई है, तो एक ब्लॉक अध्यक्ष भी ये नहीं बोला कि हाँ हमको मिल गई, सबने नहीं मिली ये बोला। तो राजेश तिवारी ने मंच से ही नाराजगी बताई कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को मैं अपने घर मतदाता सूची रखने नहीं दिया हूँ, ये कांग्रेस की तैयारी है। नहीं तो जिला अध्यक्ष जो है, एक चीज और बॉडी भी नहीं बना पाए उस सम्मेलन में। एक चीज गौर करने के लायक है, देखिए, मुख्यमंत्री जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं 2018 के पहले। संगठन को बहुत बारीकी संगठन को जानते हैं और कार्यकर्ताओं के नब्ज को पहचानते हैं जी। मोहन मरकाम जी उस सम्मेलन में लोगों से सवाल किए कि शासन की 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का नाम बताओ, तो कोई नहीं बोला। मोहन मरकाम ने कहा कि मैं 500 रुपये इनाम दूंगा, मंच से कहा, रिकॉर्ड है ना। तब भी कोई जवाब नहीं आया।
तो मोहन मरकाम ने कहा कि हमको आत्मलोकन करने की जरूरत है, कि हम कहाँ पे हैं। हम कहाँ पे हैं। जी, तैयारी को लेके। जब सीएम साहब के भाषण की बारी आई तो मुख्यमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं से अपील की। पहले तो मोहन मरकाम जी का वो जवाब दिए जी कि मरकाम जी मैं 100 टोक योजना चला रहा हूँ, तो आप ऐसे पूछेंगे तो कोई नहीं बताएगा। सीएम साहब ने पूछा कि कर्जा माफी किसका किसका हुआ है, तो सारे लोगों ने हाथ उठाया। सारे कांग्रेसी। राशन कार्ड किसका किसका बना है, तो जितनी महिलाएं कार्यकर्ता बैठी थी सब हाथ उठाई। जी, पुरुषों ने ये कहते हैं हाथ उठाया कि हमारी महिला का भी बना है, मतलब हमारी घरवाली का बना है। घरवाली जी। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सीएम के बीच भी कहीं न कहीं खटास की स्थिति है। वहाँ पे क्लैश थोड़ा सा नजर आ रहा था। और सीएम ने बड़ी चीज कही वहाँ पर, जो आपने गौर किया होगा, कि नाराजगी अगर कोई है तो हम घर में बैठ के दूर कर लेंगे, अभी कर लेंगे जी, है ना, लेकिन किसी भी हाल में हमको पार्टी को जिताना है और सरकार आएगी तो नाराजगी को हर हाल में जी दूर किया जाएगा। पद प्रतिष्ठा की बात भी मुख्यमंत्री जी ने कही कि अभी कई लोगों को बना सके हैं, है ना, कुछ लोगों को अवसर देना है जी। तो सरकार आएगी तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को अवसर मिलेगा। तो भूपेश बघेल ये समझ रहे हैं कि कार्यकर्ता कहीं न कहीं नाराज है, जिनको मनाना जरूरी है, और बिना कार्यकर्ताओं की मदद के इतने बड़ी जंग को जीतना संभव नहीं है जी। और भूपेश बघेल जी जिस स्टाइल से काम करते हैं कार्यकर्ताओं को मना भी लेते हैं। वैशाली नगर राजनांदगांव उस दिन फोकस रहा, मतलब सबसे ज्यादा लोग चर्चा में यही करते हैं कि ये दोनों सीटें कैसे जीतेंगे। अपने तो दुर्ग संभाग की जो सीटें हैं 20 में 18 सीटें कांग्रेस के पास है। मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। 90 में 3 सीट ऐसी है जी जो अगर जोगी कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती तो भाजपा साफ थी जी। एक ब्रिजमोहन अग्रवाल वाली जीतती, रायपुर दक्षिण वैशाली नगर विद्यारतन भसीन जी जीते, और दूसरा डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव। जोगी कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती तो भाजपा केवल 3 सीट पे सिमट जाती। तो जोगी कांग्रेस की मेहरबानी थी, इसलिए 14 दिखते हैं। ठीक है जी। खैर, अब ये है कि अब ये 2 सीट को अपने संभाग से जीतना है, इसके लिए क्या रणनीति होगी, इसको लेकर के कांग्रेस मंथन कर रही है। कांग्रेस का ये प्रयास है कि जिन सीटों पे हमको हार मिली है और उस सीट को हम जीत के बाकी जहाँ कमज़ोर होंगे उसको कवर अप करने के लिए बैकअप प्लान जो है ये हारी सीटों पे बना रहे हैं। पर रणनीति क्या होगी, कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर के अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं है। वैशाली नगर में 200 मतलब हर दूसरा कार्यकर्ता दावेदार है। हाँ, तो जितने पार्षद सब दावेदार, वही हाल राजनांदगांव का है। आपको डॉक्टर रमन सिंह से चुनाव लड़ना है वहाँ पर। बीमार है डॉक्टर रमन सिंह, 15 साल मुख्यमंत्री रहे। हम लोग राजनांदगांव के हैं, इसलिए मैं बड़े जोर दे के इस बात को बोल सकता हूँ कि विकास जो हुआ रमन सिंह के समय हुआ, कार्यकाल में हुआ, नो डाउट। और रमन सिंह को एक बेहतर राजनेता के तौर पे राजनांदगांव के लोग देखते हैं और राजनांदगांव से उनका जुड़ाव भी हो चुका है ना। तो डॉक्टर रमन सिंह कमजोर नहीं है, वहाँ पे विधायक के तौर पर। तो डॉक्टर रमन सिंह जीतने के लिए आपको कांग्रेस से भी उतना ही लोकप्रिय प्रत्याशी देना पड़ेगा। पिछली बार करुणा शुक्ला जी को आप चुनाव लड़ाया, अगर लोकल किसी को लड़ाते तो हो सकता है कि परिणाम उलट हो जाते, बेहतर हो जाता जी। पर अभी वहाँ दावेदार बड़े लंबी लाइन है। आपके हेमा देशमुख हैं, कुलवीर छाबड़ा, निखिल द्विवेदी, जीतू मुदलियार खुद हैं, श्री किशन खंडेलवाल जी का सीनियर उससे नाम आता है, हफीज खान जी इतने वर्षों से कांग्रेस की सेवा में लगे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कई बार के पार्षद रहे। तो दावेदारों की बड़ी लंबी लाइन है। तो कांग्रेस मशक्कत कर रही है कि कैसे भी करके एक बेहतर प्रत्याशी वहाँ उतारा जाए, संगठन को काम में लगाया जाए। तो इस लाइन पे काम करे। वही स्थिति वैशाली नगर की, यहाँ भी लंबी लाइन है, यहाँ भी बहुत लंबी लाइन है। कल रंजीत रंजन जी आई, जो राज्यसभा की मेंबर भी हैं, उन्होंने तुलसी साहब को टिकट दे दिया है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मतलब उन्होंने कहा टिकट ये चुनाव लड़ेंगे, प्रचार करने आऊंगी। तो कहाँ से लड़ेंगे तुलसी साहब जी? भाई वैशाली नगर से लास्ट टाइम 2000 नहीं, टिकट डिक्लेयर हो गई 2018 में, नामांकन फॉर्म भर लिए थे, टिकट डिक्लेयर हो गई, नामांकन फॉर्म हो गया, और समीकरण ऐसे बना कि कुरैशी जी को यहाँ से, बदरुद्दीन कुरैशी जी को यहाँ से उतारा गया। तामदर साहू जी की अचानक उम्मीदवारी दुर्ग ग्रामीण से हुई थी।
तो इस चक्कर में उनका तुलसी का जो अभी भी एक दावा, तुलसी एक बड़ा चेहरा है, बड़ा दावा भी है। दूसरा मुकेश चंद्राकर हैं जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारा नाम है। नीरज पाल खुद भी एक बड़ा नाम है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि चुनाव नहीं उनके बोलने से कुछ नहीं होता है, पर दाऊ जी वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं जी, उनकी महत्वाकांक्षा ना हो पर पार्टी की नजर उन पे सड़कों पे फोकस है उनका। वैशाली नगर विधानसभा के क्षेत्र की जो सड़कें हैं उनकी भले रुचि ना हो, लेकिन पार्टी की दृष्टि प्लान भी है उनके, पार्टी की दृष्टि उन पे है जी। प्लान भी होने की दूसरी वजह भी है, ईडी की जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है तो वो भी एक वजह हो सकती है। जी जी, ठीक है। तो बाकी दया सिंह ने पिछले दिनों एक प्रदर्शन किया था, मतलब इसकी चर्चा भी खूब रही कि दया सिंह ने निगम का घेराव किया, इतना घेराव हो गया कि एक समीकरण भी नजर आया है वहाँ पे। संगठन तो साथ था, लेकिन एक जोड़ी थी वहाँ पे। एक्चुअल में उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह 18 महीने के जो कामकाज है नगर निगम के, उस पब्लिक की नाराजगी और 18 बिंदुओं पे 18 समस्याओं को लेकर के जी, और नगर निगम पे 18% भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। वो गंभीर आरोप है वो जी, जो व्यवहार में दिख भी रहा है। तो दया सिंह ने वहाँ संगठन को बुला करके संगठन को एकजुट करने में, संगठन को साधने में और संगठन को मान सम्मान देने में भी कोई कोर कसर बाकी न रखी। और मेरे को ध्यान नहीं कि इससे पहले कोई इतना बड़ा आंदोलन, जंगी प्रदर्शन नहीं, इतना बड़ा आंदोलन पिछले देवेंद्र के कार्यकाल में भी नहीं हुआ, कभी नहीं। 5-6 साल 10 साल के कार्यकाल में भी नहीं, कभी मेरे को ध्यान नहीं कि इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ हो। दया सिंह ने पूरी ताकत झोंकी। बाकी कोई वार्ड के पार्षद आके मटकी फोड़ते रहे वो अलग चीज है, लेकिन वहाँ जो भीड़ जुटी थी वो दया सिंह की काबिलियत है जी, और उसकी क्षमता है। और एक चीज, बड़ी चीज आपने गौर किया होगा कि दया सिंह के साथ कंधा से कंधा मिलाकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष रिकेश सेन जी लगातार लगे रहे हैं, उस कार्यक्रम को लेकर भी लगे रहे, साथ में खड़े रहे। आपकी जो पार्षद है वीणा चंद्राकर, स्मिता दौड़के, सारे पार्षद एकजुट नजर आए। और 2-3 को छोड़ के, हाँ, गिनती के लोग वहाँ नहीं थे जो सीधे कहीं और से ताल्लुक रखते हैं जी, लेकिन है भारतीय जनता पार्टी पार्षद, तो वो लोग वहाँ नहीं थे। लेकिन दया सिंह ने बहुत ही आक्रामक प्रदर्शन किया। और उसका माइलेज मिलेगा उन्हें, माइलेज संगठन के। देखो, दया सिंह को कल तक निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, पार्षद बनने के बाद उपनेता प्रतिपक्ष और जान पहचान के मामले में दया सिंह बहुत समृद्ध है। दिल्ली पकड़, मतलब दिल्ली उनके बहुत, प्रदेश का प्रत्येक नेता उनको पहचानता है, दिल्ली के बड़े लोग उनको जानते हैं। तो दया सिंह को कहीं न कहीं तो फ्यूचर ठीक है। चुनाव में टिकट लेने ही सब कुछ नहीं होता, सरकार आने के बाद बहुत सारी स्थिति निर्मित होती है। तो दया सिंह ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया जी, और दया सिंह इसी तरीके से आक्रामक रहे तो नगर निगम का जीना हराम कर देंगे। ठीक है, उपनेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। बाकी मुझे लगता है कि सारे विषय जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए वो आ गए हैं, जो भिलाई, दुर्ग और रायपुर और छत्तीसगढ़ को कनेक्ट करता है। और कोई विषय हो तो बाकी हम बात करेंगे आने वाले एपिसोड में। तो बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। हमारी ऐसी कौन सी बात जो आपको अच्छी लगी, ऐसा कौन सा विषय था जो शायद छूट गया हो, जो विषय पे जिसके आने वाले समय हमें बात करनी चाहिए, वो जरूर बताएं। और कुल की पहिला रहेंगे, बैलक सिंह में माटी रे, ठाकुरगढ़ जो हारेल जाए, टूटा हड़िया में बासी रे। तो ये जो कहावत है, ये जो हमारी छत्तीसगढ़ी में जो छत्तीसगढ़ी दोहा है, तो दोहा एकदम सही साबित होने वाला है। छत्तीसगढ़ के चुनाव इस साल हैं नवंबर-दिसंबर में, तो आपको गली गली में नेता दिखेंगे। तैयार रहिए, नेता आपके द्वार आने वाले। सवाल करिएगा, सवाल पूछने का काम आपका है, आपका अधिकार है। जय जोहार।